हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आर एस अकेडमी। जैसे आप सबको पता है कि हम लोगों ने 11th का 3 चैप्टर प्रैक्टिस कर लिया है, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और हम लोगों ने स्टार्ट किया है चौथा चैप्टर आपका थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स का ये पार्ट 3 है जो 11th के फिजिक्स में आपको पढ़ना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, और IIT JEE नीट के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि यहाँ से सवाल आता है। बाकी जो हमारी टीम मेंबर है वो रेगुलरली इस पे वीडियो डाल रहा है, जैसे फिजिक्स का थ्योरेटिकल कंटेंट, न्यूमेरिकल कंटेंट उस पर हो, मैथमेटिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, तो लगातार आप देख रहे हैं कि वीडियो आपके लिए जा रहा है। आप चैनल्स पे बने रहें, चैनल को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये चैनल आपका है। और जो भी नए व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सारे वीडियो को लाइक करना है। और ये आपका और मैं लेके आया हूँ फिर से आपके लिए फिजिक्स का प्रैक्टिस सेशन, और हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और ये हम लोगों ने 4th चैप्टर स्टार्ट किया है थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स का ये पार्ट 3 है। ये बड़ा चैप्टर है, इसीलिए हम लोग जैसे जैसे हमने पूरी कॉन्सेप्ट को स्टडी किया है, उस तरह से हम पूरी कॉन्सेप्ट को इसमें भी समझेंगे बाकी चैप्टर्स के जैसा, और एक एक करके हम पूरी चैप्टर्स जो हैं आपके वो प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाए। बस आप मेहनत करते रहें और हमारे चैनल पे बने रहें। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर किसका पार्ट है? फिजिक्स का पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोडायनेमिक्स लॉ? इनमें से दिए गए कौन से थर्मोडायनेमिक्स लॉ है? सभी के कुछ ना कुछ लॉ होते हैं। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस की बात करें तो वहाँ भी है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। इन सिमिलरली थर्मोडायनेमिक्स के भी लॉ हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स से कितने लॉ हैं? 4 लॉ हैं, और जिसमें 0th लॉ आपका बेसिक लॉ कहलाता है। 0th लॉ को हम बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ एक फैमिली के लॉ हैं, जो 0th लॉ बाद में आया, लेकिन इसका 0th लॉ कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर के बेसिस पे नाम रख दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा थर्मोडायनेमिक्स लॉ है? तो फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आइडियल गैस लॉ ऐसा कोई नहीं होता, आइडियल गैस इक्वेशन होता है। बॉयल्स लॉ एक लॉ होता है जो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो PV इक्वल टू कांस्टेंट होगा। ये बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट था। तो 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पे दिया हुआ। और 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड होता है? टेम्परेचर पे बेस्ड होता है, जिसमें हम टेम्परेचर के बारे में समझते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा कि अगर 2 बॉडी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो कोई थर्ड सेपरेट बॉडी किसी भी बॉडी के थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा तो ये आपस में तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। इट मीन्स इक्वालिटी इन टेम्परेचर ऑफ ऑल बॉडी टू बी टेकन एस। तो सभी बॉडी के टेम्परेचर क्या हो जाएगा? आपका सेम हो जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स लॉ जो है यहाँ पे 0th लॉ है, फर्स्ट रहता वो भी आंसर होता, सेकंड रहता वो भी आंसर होता, और थर्ड लॉ तो होता ही है। तो ये सारे बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम? थर्मोडायनेमिक सिस्टम, बिकॉज किसी भी सब्जेक्ट को आप स्टडी करते हैं तो सिस्टम को कंसीडर करके उस पर अपनी एनालिसिस को करते हैं, ताकि आप फिजिक्स को या साइंस को अच्छे से समझ पाएँ। तो थर्मोडायनेमिक्स को भी समझने के लिए सिस्टम का कंसिडरेशन करना पड़ता है। और सिस्टम क्या होता है? सिस्टम कहने का मतलब ये होता है कि एनी रीजन फाइनाइट अमाउंट ऑफ मैटर इनक्लोज इन अ क्लोज बाउंड्री, जिस पे आपका स्टडी फोकस हो रहा है। मान लीजिए आपने मान लिया कि ये मेरा एक सिस्टम है, जो सिस्टम एक स्पेस का सराउंडिंग का पार्ट होता है, सिस्टम जिस पे आपका होल कंसंट्रेशन होता है उसे सिस्टम कहते हैं। और बाहर क्या होता है? आपका सराउंडिंग होता है। सिस्टम सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसे हम बाउंड्री कहते हैं। और बाउंड्री आपका फिक्स हो सकता है, मूवेबल हो सकता है, और आपका इमेजनरी हो सकता है। यानी सिस्टम कहने का ये मतलब होता है जहाँ पे फाइनाइट अमाउंट ऑफ मैटर इनक्लोज होता है, क्लोज होता है, उसे सिस्टम कहते हैं। और जहाँ पे इंट्रैक्शन होता है उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम
कौन कौन हो सकते हैं? तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम बेसिकली ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है एंड आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ये सभी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट यूज़ किए जाते हैं। ओपन सिस्टम का भी अपना एप्लीकेशन है, क्लोज सिस्टम का भी अपना एप्लीकेशन है और आइसोलेटेड सिस्टम का भी अपना एप्लीकेशन है। जैसे कि माना जाता है यूनिवर्स इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। अगर आपने पूरी यूनिवर्स को ही सिस्टम मान लिया तो हीट का इंटरेक्शंस तो होगा नहीं, इसीलिए उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं। तो ओपन सिस्टम भी सही है, क्लोज सिस्टम भी सही है, थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम भी सही है, यानी ऑल ऑफ द मेंशन अबव इज करेक्ट। सभी टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स विदाउट अ चेंज इन द इंटरनल एनर्जी? विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स विदाउट अ चेंज इन द इंटरनल एनर्जी? क्वेश्चंस को समझना है। विदाउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आइसोकोरिक प्रोसेस कहने का मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। आइसोकोरिक को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसमें आपका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है। इन द आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम टू बी कांस्टेंट। आइसेंथैल्पिक प्रोसेस में इंथैल्पी कांस्टेंट होता है, इंथैल्पी कांस्टेंट होता है। आइसेंथैल्पिक में इंथैल्पी। स्टेडी स्टेट प्रोसेस विद विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स विदाउट अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी? तो स्टेडी स्टेट प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्टेडी स्टेट प्रोसेस कहने का मतलब ये होता है कि जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। तो इस तरह के सिस्टम को आप कहते हैं स्टेडी स्टेट सिस्टम। एंड द प्रोसेस टू बी हैपन इन दैट सिस्टम इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट प्रोसेस। तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, अगर विदाउट चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी अगर प्रोसेस हो रहा है तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहेंगे स्टेडी स्टेट प्रोसेस कहेंगे। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हीट फ्लो इनटू अ सिस्टम एंड हीट फ्लो आउट फ्रॉम द सिस्टम। मान लीजिए ये सिस्टम, होल कंसिडरेशन हमारा कहाँ पे होता है? सिस्टम पे होता है, और सिस्टम पे ही हम स्टडी करते हैं। क्या कर रहा है, ध्यान से समझना है। हीट फ्लो इनटू द सिस्टम, और क्यू को आप क्या कहते हैं? हीट कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन होता है। हीट तभी पॉसिबल होगा जब एनर्जी ट्रांसफर होगा। हीट इज ओनली अपीयर इन द बॉडी इन सच कंडीशंस वेयर द टेम्परेचर डिफरेंस विल बी देयर। अगर टेम्परेचर डिफरेंसेस नहीं होगा तो हीट आपका कभी भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, इसलिए टर्म हम यूज़ करते हैं हीट ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र। और आप यहाँ देख रहे हैं कि हीट फ्लो इनटू द सिस्टम एंड हीट फ्लो आउट द सिस्टम। ध्यान रखना है, अगर सिस्टम में हीट को आप ऐड करेंगे तो ये वैल्यू होता है पॉजिटिव। अगर सिस्टम से हीट को आप निकालेंगे, सिस्टम से हीट रिमूव करेंगे तो ये वैल्यू आपका होता है निगेटिव। यानी अगर ऐड ऑन हो रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, अगर निकाल रहे हैं तो इसे निगेटिव कहेंगे। सिंपली वर्क ट्रांसफ़र इसके इन्वर्स होता है, ये भी लिख देते हैं वर्क ट्रांसफ़र। वर्क जैसा वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, वर्क ट्रांसफर टू बी देयर। अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो आप कहेंगे पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय सिस्टम, तो आप इसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल वर्क किया जा रहा है, वर्क डन ऑन सिस्टम, तो आप इसे निगेटिव लेंगे। तो हीट एडेड टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर आप ये हीट ऐड कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, अगर सिस्टम से हीट बाहर जा रहा है तो ये वैल्यू आपका निगेटिव होगा। तो वहीं आपका क्वेश्चन कंसर्न पूछा गया है, हीट फ्लो इनटू द सिस्टम, तो आप क्या कहेंगे? टेकन एज द पॉजिटिव। सिस्टम में हीट फ्लो कर रहा है एंड हीट फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम, तो आप क्या कहेंगे? निगेटिव होगा। तो इन मतलब पॉजिटिव, आउट मतलब निगेटिव।
डी विल बी द राइट आंसर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, द इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी आर द फंक्शन ऑफ, इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी आर द फंक्शन ऑफ। अगर फॉर आइडियल गैस की बात करें, फॉर आइडियल गैस, तो इंटरनल एनर्जी को हम कैपिटल यू से इंडिकेट करें या और कैपिटल ई से इंडिकेट किया जाता है। और इंटरनल एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी विच आर एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स, जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स से एसोसिएट होता है उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। एनर्जी which are associated with the molecules, associated with molecules इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और इंथैल्पी इक्वल टू क्या कहलाता है, इंथैल्पी को कैपिटल एच से इंडिकेट करते हैं। इंथैल्पी इक्वल टू होता है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, और यही स्मॉल एच से इंडिकेट करें तो ये कहलाता है स्पेसिफिक इंथैल्पी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, दोनों सही है। ये इंथैल्पी कहलाता है और ये आपका स्पेसिफिक इंथैल्पी कहलाता है। इंथैल्पी में मास से डिवाइड कर देंगे तो स्पेसिफिक टर्म बन जाता है। तो फॉर आइडियल गैस के लिए, अगर आइडियल गैस के लिए बात करें, और इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस किया आइडियल गैस इक्वेशंस क्या कहलाता है, तो इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी आइडियल गैस के लिए ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। यू इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड ऑल्सो एच इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्यों होता है, क्योंकि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्यू इक्वल टू आप लिखते हैं एम सी वी डेल टी, और क्यू इक्वल टू आप लिखते हैं कांस्टेंट व सी पी डेल टी। तो टोटल हीट ये आपका एच है, तो यहाँ फंक्शन ये आपका इंटरनल एनर्जी है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है फॉर आइडियल गैस। तो सिर्फ आप कहेंगे ये वैलिड किसके लिए होगा, आइडियल गैस के लिए। ऑल गैसेस के लिए नहीं होता, स्टीम के लिए नहीं होगा, वाटर के लिए नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डज मास ट्रांसफर अकर अक्रॉस द सिस्टम ऑफ द बाउंड्री। कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें मास ट्रांसफर होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डज मास ट्रांसफर अकर अक्रॉस द बाउंड्री। एनर्जी और एनर्जी ट्रांसफ़र और मास ट्रांसफ़र के बेसिस पे हम ये डिस्टिंग्विश करते हैं कि सिस्टम आपका कैसा होगा। जैसे मान लीजिए एक सिस्टम है, दिस विल बी द सिस्टम, अगर एनर्जी और मास दोनों का इंटरेक्शन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच होने लगे तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मास दोनों का इंटरेक्शन सिस्टम और सराउंडिंग से होने लगे तो इसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम। ये एक सिस्टम है जिसमें एनर्जी का इंटरेक्शंस तो हो लेकिन मास का इंटरेक्शंस ना हो, तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। जैसे ओपन सिस्टम का एग्जांपल बॉयलर है, पंप है। क्लोज सिस्टम का एग्जांपल क्या है, जैसे आप प्रेशर कुकर में अपने फूड्स को बॉयल करते हैं, तो ये सारे किसका एग्जांपल हो गया, क्लोज सिस्टम का एग्जांपल हो गया, जिसमें एनर्जी का इंटरेक्शंस तो हो रहा है। अगर एनर्जी का इंटरेक्शंस नहीं होगा तो वो फूड जो आपका वो कभी भी जो आप डिज़ायर है आपके वो नहीं मिल पाएगा। मास आप नहीं चाहते हैं उससे बाहर जाए। और एक होता है सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें ना एनर्जी का ट्रांसफ़र और ना ही मास का ट्रांसफ़र हो। जैसे थर्मस का आपने जो देखा होगा, थर्मस में क्या होता है, हम नहीं चाहते कि एनर्जी ट्रांसफ़र इंटरेक्शन फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग होने लगे। हम उसमें सब्सटेंस को जिस अवस्था में रखते हैं
हम चाहते हैं उसी अवस्था में मिले। अगर ठंडा पानी रखें तो ठंडा ही मिले, चाय रखें तो चाय गर्म ही मिले हमें। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आप कह रहा है कि ऐसा सिस्टम जिसमें मास का ट्रांसफर हो। तो आपने देखा आइसोलेटेड सिस्टम में नहीं होता है, क्लोज सिस्टम में नहीं होता है। तो ओनली ओपन सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम वेयर द बोथ मास एंड एनर्जी आर इंटरेक्टेड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देख लीजिए फिर क्लियर है तो। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन मोर देन वन फ्लूइड स्ट्रीम इंटर और लीव द कंट्रोल वॉल्यूम। जहां पे कंट्रोल वॉल्यूम का नाम है तो आप समझेंगे यह ओपन सिस्टम की बात की जा रही है। कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब ही होता है ओपन सिस्टम। कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब होता है ओपन सिस्टम। और ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मास और एनर्जी दोनों इंटरेक्ट करता है। तो अभी आपने देखा तो मास और एनर्जी दोनों बैलेंस करेंगे, यानी मास भी इंटरेक्ट होगा और आपका एनर्जी भी इंटरेक्ट होगा। जैसे कह रहा है कि मान लीजिए ये आपका एक सिस्टम है, जैसे ये एंट्री पॉइंट है और ये आपका क्या है, एग्जिट पॉइंट है। और इसे हम कहते हैं कंट्रोल वॉल्यूम, CV, जिसे कंट्रोल वॉल्यूम कहेंगे। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे मास भी बैलेंस हो और एनर्जी भी बैलेंस हो, इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम। और ओपन सिस्टम में दोनों कंजर्व होता है। तो C विल बी द राइट आंसर। मास भी बैलेंस होगा, एनर्जी भी बैलेंस होगा। तो आई होप आपको ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 3 समझ में आए और आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत भी अगर कॉन्सेप्ट बढ़ाने में ये हेल्प कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स, टफेस्ट पेपर इन योर सिलेबस। फिजिक्स बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत टफ सिलेबस है। अगर आपने सही से समझा, सही से पढ़ा तो यू कैन डू बेटर। अदरवाइज आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे, फिजिक्स क्या क्या आपके साथ कर देगा। तो बस आप मेहनत करते रहिए, अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, बाकी लोगों के साथ ऑनेस्ट रहिए, और ऑनेस्टी से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बस जोर लगा के प्रैक्टिस कीजिए। बाकी हमारे सेशन रेगुलरली इस पे आ रहा है। बस आप चैनल को आगे बढ़ाएं, मोटिवेट करें। हमारा मोटिवेशन आप हैं। और फिर मिलते हैं थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट 4 में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।